Hello student, I am Kanchan and you are watching KS classes. UGC नेट JRF एंड सेट के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही जिन बच्चों ने PGD DSSB के एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल करे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियो, क्योंकि ये आपके DSSB के सिलेबस में भी है। जॉन लॉक की बात करते हैं हम। इनका जन्म 29 अगस्त 1632 ईस्वी में इंग्लैंड में समरसेटशायर में रिंगटन स्थान पर हुआ था। इनके पिता पेशे से वकील थे। जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तभी गृह युद्ध चालू हो गया था, यानी इंग्लैंड में गृह युद्ध चालू हो गया था। आपस में लड़ाई हो रही थी राज्यों में। राज्य के नागरिक हैं वो राजा के खिलाफ हो चुके थे। तो उनके पिता 1642 ईस्वी में पार्लियामेंट का समर्थन करते हुए उसके पक्ष की ओर से लड़े थे। 1652 में उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। 1656 में उनकी बीए हुई और 1658 में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन आरंभ करा और फिर डॉक्टर बन गए। इसके बाद जब विलियम राजगद्दी पे बैठ गए तो लोग को उनकी सेवा के बदले कमिश्नर ऑफ अपील का पद दिया। 1700 ईस्वी में स्वास्थ्य की दुर्लभता के कारण उन्होंने उस पद को त्याग दिया। 72 वर्ष की आयु में 1704 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये तो था इनका जीवन परिचय। अब यहाँ पर बात आती है कि जॉन लॉक किस किस के जनक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना यहाँ पर। एक तो अनुभववाद के जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। उदारवाद के पिता हैं, यानी उदारवाद की सबसे पहले खोज किसने करी थी या सबसे पहले विचार किसने दिया था? जॉन लॉक ने। तो जॉन लॉक को उदारवाद का पिता, अनुभववाद का जन्मदाता, अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता और सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है। तो इस प्रकार से इनकी ये उपलब्धियां हैं। अनुभववाद का मतलब क्या होता है? यानी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँख, तो इसके अनुसार जो भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं उसी को हम अनुभववाद कहते हैं और उन्हीं से हमें अनुभव प्राप्त होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप कुछ राइटर्स के नाम देखेंगे, यहाँ वेपर हैं, रिचर्ड हुक हैं। तो इस तरह से जॉन लॉक थे। रिचर्ड हुक की एक रचना है एक्लेसियस्टिकल पॉलिटी, इससे बहुत प्रभावित थे। इनकी फेमस बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं रॉबर्ट फिल्मर की। रॉबर्ट फिल्मर प्राकृतिक अधीनता को मानते थे। प्राकृतिक अधिकारता इनकी बुक है पैट्रियार्की और द नेचुरल पावर ऑफ किंग्स। इनमें इन्होंने कहा है कि राजा को प्राकृतिक शक्तियाँ प्राप्त होती है और वो उसके अनुसार कुछ भी कर सकता है, लेकिन जॉन लॉक इसका खंडन करते हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जॉन लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। तो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधीनता में क्या होता है कि पिता से पुत्र की संपत्ति यानी राजा से उसके बेटे को स्वयं ही सारी शक्तियाँ, संपत्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो जॉन लॉक प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन करते हैं। वो इस सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानते जो फिल्मर ने दिया था। तो पुस्तक के दूसरे भाग में उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। पहले में सिद्धांत में उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर का खंडन करा, दूसरे भाग में उन्होंने अपने सिद्धांत दिए और इस पुस्तक में 1688 की गौरवमयी क्रांति का समर्थन किया है। आप जानते ही होंगे 1688 की गौरवमयी क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। उस टाइम राजा को चार्ल्स द्वितीय को हटाकर और उसकी बेटी और दामाद, यानी जो बेटी थी उसकी मैरी और उसके दामाद को राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है और इसमें कोई भी रक्तपात नहीं होता, इसीलिए इसको गौरवमयी और रक्तपात की क्रांति कहा गया है। अब बात करते हैं हम अनुभववाद। अनुभववाद जैसे आपको पता ही चल चुका है कि ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। ये कथन किसने कहा है? अनुभववाद का कथन जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक ने एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बुक लिखी है। इसके हिसाब से उन्होंने बताया व्यक्ति को सभी तरह का ज्ञान अपने इंद्रियों से ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक हम देखते हैं। अगर कोई विचारक है वो अपने विचार व्यक्त करता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं, उस टाइम की परिस्थितियाँ होती हैं या उसका खुद व्यक्तिगत
परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो वह डिपेंड करता है उसकी विचार पे। तो 1688 की गौरवमयी क्रांति का उन पे बहुत प्रभाव पड़ा। दूसरा, हुकर के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। हुकर का मानना था कि सरकार सामाजिक हित की प्रतिनिधि है। साथ ही वो हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारकों से भी बहुत प्रभावित थे। तो इस तरह से कुछ विचारकों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। इन्होंने कहा है कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सिर्फ हम अनुभव के द्वारा ही पा सकते हैं। आप खुद देखोगे कि जब बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा अनुभव है, यानी वो उन परिस्थितियों से निकले हैं और उन परिस्थितियों का ज्ञान उन्हें अच्छे से है, सुख दुख देखें, उसी के आधार पर वो ये चीज़ें कहते हैं। तो अनुभववाद के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट के समान होता है, बाद में अनुभव द्वारा उनमें नए नए विचारकों का जन्म होता है। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत क्या है, ये किसने दिया है, रॉबर्ट फिल्मर ने। इसमें रॉबर्ट फिल्मर कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता का अपने बच्चे पर अधिकार होता है, इसी तरह से राजा का अपनी प्रजा पर अधिकार होता है। लेकिन यहाँ लॉक खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चा तो छोटा होता है, तो बच्चे पे इसीलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, लेकिन राज्य या राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि प्रजा बच्चे नहीं हैं। इसीलिए व्यक्ति पे शासन करने का एक ही उपाय है, अगर व्यक्ति की सहमति है तभी आप उन पर शासन कर सकते हो, ज़बरदस्ती आप उन पर शासन नहीं कर सकते। पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन मैंने बताया था कि व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है, और इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज को गलत बताया कि राजा की संपत्ति पुत्र को नहीं देनी चाहिए। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को शामिल किया है। जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्म से ही मिले होते हैं, जैसे त्वचा का रंग, इसी तरह से जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये सब प्राकृतिक अधिकार हैं और उन्हें बच्चे को जन्म से ही अपने माता पिता से या प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन ने किया है। थॉमस पेन की एक बुक है राइट्स ऑफ मैन, ये भी याद रख लेना, इनकी भी बुक भी पूछी जाती है। और इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि राज्य भी नहीं छीन सकता। बेंथम, जो उपयोगितावाद के जनक हैं, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार की आलोचना करी है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक अधिकार बकवास है, बकवासों से बढ़कर बकवास है। ये कथन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बेंथम कहते हैं कि राज्य और सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के अंदर ही व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना एडमंड बर्क और रूसो ने भी की है। संपत्ति का विचार। मैकफर्सन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांत को औचित्य प्रदान करना है। मैकफर्सन कहते हैं कि जॉन लॉक राज्य का निर्माण ही इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो संपत्ति के सिद्धांत को बचाना चाहते हैं। जॉन लॉक ने कहा है कि संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व है, इसीलिए संपत्ति बहुत ज़रूरी है और संपत्तियों में वह भूमि और वस्तुओं से मानते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम डालता है, उसके बाद ही वह संपत्ति बनती है और वह उसका स्वामी बन जाता है और राज्य भी इसे नहीं छीन सकता। जॉन लॉक संपत्ति पर भी प्रतिबंध लगाता है, दूसरों के लिए भी छोड़ना चाहिए, संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं, यानी उदारवाद वह होते हैं जो व्यक्तियों को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, और उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिगत ही विचारधारा है जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। जॉन लॉक के विचारों में हम उदारवाद देख सकते हैं, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पर सहिष्णुता के बारे में विचार दिए हैं। सहमति का शासन, क्योंकि राज्य सहमति से बना है, और संवैधानिक शासन। तो द कैलकस ऑफ कंसेंट, लॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जेम्स एम बुकानन ने 1962 में लिखी है। अब एक चीज़ क्लियर करती हूँ मैं आपको, रूसो, हॉब्स, लॉक,
तीनों ने ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, लेकिन तीनों के सामाजिक समझौते में थोड़ा सा अंतर है। साथ ही तीनों ने प्राकृतिक अवस्था में मानव को अलग अलग बताया है। तो हम सामाजिक समझौते का सिद्धांत देखते हैं। लॉक ने भी यही माना है कि सामाजिक समझौते से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मानव स्वभाव को अलग बताया है। तो जॉन लॉक ने कहा है कि व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है और दुख से बचना चाहता है। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले और दुख उसे प्राप्त ना हो। और इन्होंने व्यक्ति का स्वभाव अच्छा और नेक माना है, जबकि हॉब्स ने व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं माना। उन्होंने व्यक्ति को दुष्ट, पाशविक प्राणी और बर्बर प्राणी बताया है। व्यक्ति को जन्म से प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है और संपत्ति के अधिकारों को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। अब प्राकृतिक अवस्था की हम बात करते हैं तो जॉन लॉक ने ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर नामक एक रचना की है। प्राकृतिक अवस्था और युद्ध की अवस्था में उन्होंने अंतर बताया है। प्राकृतिक अवस्था शांति और सहयोग की अवस्था थी, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, सभी लोग बहुत अच्छे से जी रहे थे। फिर उसके बाद प्राकृतिक विधि विद्यमान थी, लोग आराम से रहा करते थे, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इन्होंने कहा जहाँ विधि समाप्त होती है, जहाँ कानून समाप्त होते, वहाँ निरंकुशता आरंभ हो जाती है। राजा महाराजा निरंकुश हो जाते हैं और अपने हिसाब से शासन को चलाने लगते हैं। जॉन लॉक ने यह भी कहा है कि कानून स्वतंत्रता का संरक्षण ही नहीं करती बल्कि उसको बढ़ाती भी है। प्राकृतिक नियम। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिकता विधि है। इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक नियम हैं वो ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, व्यक्ति बुद्धिमान है, उन्होंने इस ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करा और अपने जीवन का संचालन करता है। इन्होंने सामाजिक समझौते का क्या कारण बताया है? एक स्पष्ट एवं मानव निर्मित नियम का अभाव था। जब प्राकृतिक अवस्था थी तो कुछ दिक्कतें थी, यद्यपि मनुष्य अच्छा प्राणी था, नेक प्राणी था, समझदार प्राणी था, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, लेकिन एक मानव निर्मित कोई नियम नहीं था। इन नियम को क्रियान्वित या चलाने वाली कोई संस्था नहीं थी, नियमों को व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी। तो यहाँ दो समझौते हुए हैं। आप अगर हॉब्स के समझौते देखेंगे तो वहाँ सिर्फ एक समझौता हुआ है, यहाँ दो समझौते हुए हैं। पहले समझौते में व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण करा, फिर दूसरा समझौता किया गया नागरिक समाज के द्वारा, जिससे राज्य या सरकार का निर्माण हुआ। सबसे पहले व्यक्ति, और वहाँ पर हमने हॉब्स के विचारों में पढ़ा था कि व्यक्ति, समाज और राज्य एक ही समझौते से बने हैं। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य को सौंपा है। जॉन लॉक ने राज्य या नागरिक समाज या समुदाय में अंतर नहीं किया। अगर हम एक चीज़ देखेंगे, दंड भी देने का अधिकार कब है? जब कोई किसी की संपत्ति, स्वतंत्रता और जीवन को छीनता है, तब राज्य द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने, संपत्ति को छीनने पर दंड दिया जाता है। समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के ही पास सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से जॉन लॉक का जो समझौता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार के 3 अंगों में विभाजन कराया है। विधायिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो नियम लागू करेगी, संधि निर्मात्री शक्ति जो संविधान बनाएगी। राज्य को सीमित करने के लिए लॉक ने संपूर्णता शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। तो यहाँ ध्यान रखना, उन्होंने ऑल सुप्रीम पावर का प्रयोग करा है, जबकि हॉब्स ने बोंदा की तरह संपूर्णता का सिद्धांत दिया है, जबकि लॉक ने संपूर्णता का कोई सिद्धांत नहीं दिया। अब हम बात करते हैं सामाजिक समझौता। आपको पता है पहले प्राकृतिक अवस्था थी, उससे पहले कोई भी सामाजिक या राजनीतिक शक्ति नहीं थी, ना समझौता था। समझौते में व्यक्तियों ने सभी अधिकार अपने पास रखे, सिर्फ एक अधिकार राज्य को सौंपा है, दंड देने का अधिकार। जब समझौता टूटेगा तब सरकार समाप्त होगी, इसीलिए व्यक्ति दोबारा प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। जब से हॉब्स के समझौते टूटने पर दोबारा
प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सरकार समाप्त होगी, फिर व्यक्ति दूसरी सरकार को चुनेंगे, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था समाप्त नहीं होगी। मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक कई बार आता है कि अगर सरकार टूट जाती है, राज्य समाप्त हो जाता है, तो क्या व्यक्ति सामाजिक समझौते या प्राकृतिक समझौते की स्थिति में पहुंचेंगे, प्राकृतिक अवस्था में पहुंचेंगे? तो ये किसका कथन है? तो ये आप बता सकते, तो वो नहीं जाएंगे। तो व्यक्ति ने समझौते के द्वारा अपनी शक्तियाँ बहुमत समुदाय को प्रदान की। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब फ्रांस में इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित करा था, जो 1789 में हुई थी, यानी 1789 में। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो अमेरिका के संविधान निर्माता थे, जेफरसन क्रांतिकारी थे, और संविधान निर्माता थे मैडिसन लॉक। उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लॉक की क्रांति का क्या विचार था? उन्होंने कहा था कि सीमित और संवैधानिक शासन की उन्होंने विचार करा था। उन्होंने कहा था राज्य ने संभावित निरंकुश व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा है अगर हम क्रांति कर सकते हैं, अगर राजा निरंकुश हो जाता है, विधायिका का कार्य खतरे में पड़ जाता है, अगर राजा निरंकुश होकर चुनाव के तरीकों में परिवर्तन करेगा, राजा विदेशी शक्ति को राज्य सौंपेगा, या सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना करेंगे या उनका पालन नहीं करेंगे, तब व्यक्ति मिलकर क्रांति कर सकते हैं। जॉन लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जा सकता है, लेकिन राज्य जब भी रहेगा, राज्य के प्राकृतिक अधिकार जब भी रहेंगे, व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। हॉब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक व्यवस्था आ जाएगी। हॉब्स के विचार में राज्य, समाज व सरकार सभी का निर्माण एक ही समझौते से हुआ था, जबकि लॉक के समझौते में ऐसा नहीं हुआ। इसमें दो समझौते थे, पहला व्यक्तियों ने मिलकर करा, दूसरा नागरिक समाज ने मिलकर करा। और हॉब्स ने कहा क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था आ जाएगी, जबकि लॉक के हिसाब से प्राकृतिक अवस्था पुनः वापस नहीं आएगी, बल्कि उसके बदले सरकार दोबारा से चुनी जाएगी। अब यहाँ पर राज्य के कार्य की बात करते हैं। जॉन लॉक ने राज्य के नकारात्मक कार्यों का उल्लेख करा है। उन्होंने कहा है कि राज्य के नकारात्मक कार्य विधि व्यवस्था बनाए रखना, उनका मेन मोटिव यही है कि कानून को बनाए रखना। अगर बाहर से कोई देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो उससे बचाना। राज्य की प्रकृति कैसी होगी? नकारात्मक राज्य। ये नकारात्मक राज्य यानी व्यक्तियों को ज़्यादा छूट दी जाएगी। पुलिस राज्य व्यक्तियों के अधिकारों को बचाएगा। रात्रि प्रहरी राज्य यानी रात्र में भी जागकर उन्हें व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। हस्तक्षेपवादी राज्य का अभिप्राय होता है समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना। पितृसत्तात्मक राज्य का अभाव होना, यानी राजा से दोबारा राजा नहीं चुना जा सकता। लॉक की शासन प्रणाली की बात करते, वो सहमति का शासन चाहते थे, जो लोगों की सहमति से बना हो, लोगों के द्वारा चुना गया हो। सीमित शासन चाहते थे, जिसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना हो। राजतंत्र के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। वो कहते थे कि प्रतिनिधि शासन में सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। जॉन लॉक के लिए लोकतंत्र एक साधन और उदारवाद साध्य था। उन्होंने व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और वह पूंजीवादी विचारक भी थे, क्योंकि सीवी मैकफर्सन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं संपत्ति को बहुत महत्व दिया है और उन्होंने राज्य का मुख्य कार्य यही बता दिया कि संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए। तो इस तरह से जीवी मैकफर्सन की आपको बुक याद रखनी है, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962। अगर आपको बुक्स याद नहीं होती तो आप एक चार्ट बनाकर बुक्स सभी राइटर्स के नाम लिखकर बुक्स लिख सकते हैं और उनको आप अपनी वॉल पर चिपका सकते हैं। जहां आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी बार बार नज़र पड़ेगी तो आपको कुछ बुक्स तो याद हो जाएंगी। वो बुक्स ज़रूर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पर कुछ लॉक की रचनाएं हैं। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1687 टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, 1689 में लिखी गई है। आप इनकी बुक्स देख सकते हैं।
तो ये बुक्स आपसे पेपर में पूछी जाती है। एक और बात, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन, यानी जो अमेरिका का शासन है, राष्ट्रपति चुनाव है, उसके अंदर दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण पर लॉक का प्रभाव पड़ा था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो आप कमेंट के थ्रू भी मुझे दे सकते हैं, और मैं अगले नेट एग्ज़ाम होने तक आपको सभी नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।